ओके बच्चों, केमिस्ट्री में एक बार आपका फिर स्वागत है। और अब हमारा लेक्चर 2 चलेगा और इसमें हम आपको बताएंगे जो बेसिक आगे केमिस्ट्री कैसे बढ़ रही है। तो देखिए, इसमें यहाँ पर बात करते हैं बच्चों मैटर की। ये मैटर आपने जो टर्म है बहुत बार में देखा होगा, जब भी हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो मैटर बहुत आता है, ठीक है ना। क्या मैटर है? जी नहीं, मैटर से यहाँ मतलब है ऐसा कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आपको क्या मिले, जो जिसमें वज़न हो, यानी कि जिसमें मास हो और जिसमें क्या हो, वेट, मतलब मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह घेरता हो। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई भी चीज़ आपके आसपास जो जगह घेरती हो और जिसमें मास हो, वजन हो, यानी ऑक्यूपाई स्पेस, या कह सकते हैं इसे वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, आपका मैटर होगा। इसके अलावा अगर इसको और हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन को जो है, किसी भी एक सेंस ऑर्गन को या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन को अगर महसूस होता है या फिर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस पैदा करे, मतलब प्रतिरोध पैदा करे, रुकावट पैदा करे, तो ऐसी भी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। जैसे हवा है, एयर को हमारी स्किन फील कर लेती है, या कई बार एयर की साउंड टाइप कुछ हमारे कानों में आती है, या हमारे हेयर बाल जो भी हैं ये सब डिस्कस कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब एयर क्या है, एक मैटर है। और रेजिस्टेंस भी अगर देखें तो एयर क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे कि मास, वॉल्यूम, ये दो चीज़ें होनी फ़िलहाल तो ज़रूरी हैं और यही हम पढ़ते आ रहे हैं। बट और बेहतर करने के लिए आप बोल सकते हो felt by one or more sense organs and produce some type of any type of resistance, so that is a matter। बट खैर, तो हम शॉर्ट में से करते हैं। एक्चुअली मैटर की जो स्टडी है वो दो तरीके से होती है, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में अच्छे से बताया हुआ है कि केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल्स which study about the composition, structure, physical properties या properties of matter। So ये हमें जानना ज़रूरी है कि फिर मैटर की स्टडी होती कैसे। तो मैटर की स्टडी दो टाइप से होती है। एक तो होती है बच्चों फिजिकल, एक तो होती है फिजिकल, और एक होती है केमिकल, राइट। फिजिकल में आप पढ़ते हैं मैटर की स्टेट को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस या गैस। हालांकि फोर्थ स्टेज भी आपकी और है, फोर्थ स्टेज भी आप कंसिडर कर सकते हो, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ अ फोर्थ स्टेट, ठीक है। अब सभी जानते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज आप पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से, लिक्विड की भी, गैस की भी, ठीक है। जैसे हम बात करें शेप की, तो शेप की अगर हम बात करें बच्चों, शेप के भी यहाँ पर, तो भैया फिक्स शेप होता है बच्चों, इसका फिक्स शेप होता है सॉलिड का, यानी कह सकते हैं यहाँ पे फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। फिक्स इसकी क्या है, शेप है, और फिक्स क्या है, वॉल्यूम है। दोनों ही क्या है बेटा, इसके फिक्स हैं, शेप और वॉल्यूम सॉलिड के। गैस की बात करें, ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स है ना ही इसका शेप, दोनों ही फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या है बेटा, वॉल्यूम फिक्स है बट शेप इसकी भी फिक्स नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये है इसमें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके और भी स्टडी करने के तरीके हैं। जैसे एक तो मैंने आपको शेप की बिहार पर बताया, इससे अलग अगर आप शेप और वॉल्यूम हो गया, कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी,
एक्चुअली कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि हम जब मैटर को पुश कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो वो कितना पुश होता है, उसमें कितनी कंप्रेसिबिलिटी, कितना कंप्रेस हो रहा है वो। तो सॉलिड ना के बराबर, नेगलेक्ट, कंप्रेसिबिलिटी जो है सॉलिड की लगभग ना के बराबर, जीरो, नेगलेक्ट होती है। और बात करें गैस की, हाईली या हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस की होती है। इसलिए बहुत सारी गैस एक छोटे से वेसल्स में आ जाती है, या यूँ कहें आपकी जो एलपीजी गैस है 14-15 किलो, वो उस सिलेंडर में कैसे आती है, उसको कंप्रेस करके लिक्विड बनाते हैं, और चूँकि गैस बहुत हाईली कंप्रेसिबल, तो कंप्रेस आसानी से हो जाती है और वो सिलेंडर में फिल हो जाती है। तो हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। और लिक्विड की बात करें, ये भी ना के बराबर है, ठीक है, वेरी लेस कंप्रेस, वेरी लेस कंप्रेस्ड। और हम इसके अलावा जान सकते हैं डेंसिटी के बारे में, तो ओरल डिस्कस कर लेते हैं, बाद में मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी की बात करें, सॉलिड हाई डेंस होता है, गैसेस नेगलेक्ट, डेंसिटी ना के बराबर होती है, जबकि लिक्विड की डेंसिटी जो है सॉलिड से कम है बट गैस से ज़्यादा है। इससे अलग बात करें हम अगर डिफ्यूज़न की, तो देखिए सॉलिड सॉलिड आपस में डिफ्यूज़ बहुत कम होते हैं बट कम होते हैं। लिक्विड और लिक्विड आसानी से डिफ्यूज़ कर जाते हैं। डिफ्यूज़न का मतलब इंटरमिक्स होना, डिफ्यूज़न का मतलब है इंटरमिक्स होना। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग जो होती है उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। तो यहाँ सॉलिड सॉलिड आपके आसानी से मिक्स नहीं होंगे, लिक्विड जो है कंपेयर टू सॉलिड के ईजिली जो है मिक्स हो जाएगी, यानी इसका जो डिफ्यूज़न है बहुत ज़्यादा है। जबकि गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, यानी गैस आपस में बहुत जल्दी मिक्स होते हैं। जैसे आपके यहाँ आप रूम में एक कॉर्नर में अगर आपने जो है अगरबत्ती या फिर परफ्यूम अगर आपने स्प्रे किया, या अगरबत्ती आपने जो क्या बोलते हैं इंसेंस स्टिक्स उसको बंद किया, तो आप देखिए पूरे रूम में उसकी महक फैल जाती है, क्योंकि एयर के पार्टिकल के साथ परफ्यूम के पार्टिकल आसानी से इंटरमिक्स हो जाते हैं, और जिससे पूरे रूम में जो है महक फैल जाती है, मतलब डिफ्यूजन बहुत तेज़ होता है। तो गैसेस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है, ठीक है। हालांकि इससे अलग लिक्विड और गैस का भी डिफ्यूजन होता है, सॉलिड और लिक्विड का भी डिफ्यूजन होता है, ठीक है। लेकिन सबसे अगर आपसे कोई पूछे सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूजन किसका है, तो आप बोलेंगे गैस एंड गैस का। तो गैस और गैस का डिफ्यूजन सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये इससे कम अगर बात करें तो लिक्विड लिक्विड में है, और सबसे कम सॉलिड में है। डिफ्यूजन की आप बात कर सकते हैं रिजिडिटी की या फ्लूइडिटी की। देखिए सॉलिड की रिजिडिटी बहुत हाई है, रिजिड मतलब हार्ड, कठोर, तो इसमें सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं। गैसेस रिजिड बिल्कुल नहीं होती हैं, मैं बात कर रहा हूँ रिजिडिटी की। तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड जनरल हाई होते हैं इनके, और ये नेगलेक्ट। और लिक्विड की बात करें, सॉलिड से कम बट गैस से ज़्यादा रिजिड होते हैं। और ऐसे ही हम बात कर लें फ्लूइडिटी की, तो जस्ट उल्टा है बेटा बच्चों। फ्लूइडिटी जो है बात करें तो सॉलिड जो है फ्लो नहीं होते हैं, डू नॉट फ्लो, गैसेस फ्लो करती हैं और लिक्विड भी फ्लो करता है। इसीलिए चूंकि दोनों ही फ्लो करते हैं लिक्विड एंड गैस, तो इनको हम बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लूइड बोलते हैं बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप। तो ये मैंने आपको शेप और वॉल्यूम के, कंप्रेसिबिलिटी के, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के, और एक डिफ्यूजन के बिहाफ पर इनकी प्रॉपर्टीज को समझाया, और ये हमारी फिजिकल स्टडी के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने इनको समझ लिया। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा के विषय में आप समझिए, फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा की। प्लाज्मा से आप समझिए जैसे अगर गैसेस के पार्टिकल्स को आप और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो हम कहते हैं सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ गैसियस एटम। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, द सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ गैसियस एटम्स
you can say plasma state. और for example सन या फिर स्टार्स, या फिर आपके घर में जो ट्यूब लाइट है जिसके अंदर एक्चुअली गैसेस फिल होती है और उसमें हम इलेक्ट्रोड लगा के करंट फ्लो करते हैं, तो उसके अंदर जो गैसेस होती है वो बहुत ही सुपर एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है और फिर वो ग्लो करती है, इससे हमें लाइट मिलती है। तो जो आपकी ये जो CFL रॉड आती थी या अभी भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं सुपर एक्साइटेड स्टेट की वजह से ग्लो कर रही हैं। और स्टार्स हैं आपके, और जो सन है ये भी कहीं ना कहीं प्लाज्मा स्टेट की वजह से लगातार ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल जो है कि किस प्रकार केमिकल स्टडी कैसे होगी हमारी मैटर की, उसके बिहार पर। तो देखो केमिकल में हम जब बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर बच्चों दो तरीके हैं, ए प्योर और इम्प्योर, कि मैटर प्योर है कि इम्प्योर है, इस पे बहस आती है। लिसन वेरी केयरफुल, जब हम केमिकल स्टडी करते हैं तो यहाँ पर प्योर और इम्प्योर कैटेगरी हमारे सामने निकल कर आती है। ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केमिकली, जरा चेक कीजिए। यहाँ पर जब हम केमिकल स्टडी करेंगे तो बात आएगी कि क्या मैटर प्योर है या इम्प्योर है, राइट। देखिए प्योर में दो चीज़ें आपके सामने निकल कर आती हैं, एक होता है एलिमेंट बच्चों, और एक आपका बच्चों होता है कंपाउंड। ये दोनों ही प्योर होते हैं। और बहुत सिंपल है समझना, जिसके सिंबल आप याद करते हैं, जिसके आप सिंबल्स याद करते हैं, वो आपके क्या हैं बेटा, वो आपके हैं एलिमेंट्स। और ये प्योर क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इनमें सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं इसलिए प्योर होते हैं। बट कंपाउंड प्योर होते हैं, ये क्यों प्योर होते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन आता है या थोड़ा समझने वाली बात है। एक्चुअली कंपाउंड अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल जिसका फार्मूला होता है, जिनका फार्मूला होता है वो कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर होते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो फार्मूले से मान लीजिए वाटर का फार्मूला है तो दिस इज कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला है तो कंपाउंड, ग्लूकोज का फार्मूला है तो ये कंपाउंड, शुगर का फार्मूला है तो ये क्या है, कंपाउंड। तो ये सब क्या है, ये सब आपके क्या हैं, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो जिनके फार्मूले होते हैं वो कंपाउंड हैं। अब ये क्यों प्योर होते हैं, क्वेश्चन पुटअप ये होता है। तो देखो ये आप ध्यान से देखिए, कंपाउंड जो है वो एलिमेंट के बने हुए हैं। वाटर में देखें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन ऑक्सीजन एलिमेंट है, राइट। तो ये एलिमेंट से कंबाइन होकर कंपाउंड बने हैं। और ख़ास बात ये प्योर इसलिए होते हैं कि कोई भी आप कंपाउंड उठा लीजिए, सब में जो एटम यूज़ हुए हैं, जो एलिमेंट के एटम यूज़ हुए हैं, उन एटम का एक फिक्स रेशियो है बाई मास। जैसे जैसे वाटर है आपका, तो वाटर में H2O, दो हाइड्रोजन के एटम यूज़ हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1, दो हाइड्रोजन तो होगा 2, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 यूनिट। तो इनका जब हम रेशियो बनाएंगे तो आएगा 1/8। तो इसका मतलब ये है कि वाटर किसी भी प्रोसेस से बने, वाटर का मॉलिक्यूल तमाम हजारों रिएक्शन में वाटर बनता है ना, और कहीं भी बने, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है, वेट का जो रेशियो है, वो 1:8 ही रहेगा। ऐसे ही CO2 का भी फिक्स है, ऐसे इसका फिक्स है, तीनों का। तो कहने का मतलब ये है, कंपाउंड इसलिए पर होते हैं बिकॉज द यूज्ड एलिमेंट्स एटम इन दिस कंपाउंड हैविंग अ फिक्स रेशियो बाय मास। ओके, तो ये दोनों प्योर होते हैं। अब इम्प्योर में आइए, इम्प्योर में क्या है, इम्प्योर में दो कैटेगरी आपकी हैं। इम्प्योर में आपका आता है मिक्सचर, क्या आता है, मिक्सचर बेटा। और मिक्सचर दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक आपका मिक्सचर होता है होमोजीनस, और एक होता है बच्चों हीट्रोजीनस।
एक होमो हो गया और एक हेट्रो हो गया। अच्छा, उससे अलग एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आपको, एलिमेंट को अगर और आप डिवाइड करें तो एलिमेंट 3 तरीके हो सकते हैं। कैसे? एक हो सकता है मेटल, या एलिमेंट हो सकता है क्या, नॉन मेटल, और या फिर हो सकता है बच्चों मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स, ध्यान दीजिए प्लीज़। अगर हम एलिमेंट को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं तो हम उनको पढ़ेंगे मेटल, या फिर वो होंगे नॉन मेटल, या होंगे मेटलॉइड्स। मेटल्स काफ़ी ज़्यादा, अगर हम देखें पेरियोडिक टेबल, अगर आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो आगे चल के देखेंगे, तो मेटल 118 जो एलिमेंट हैं इनके सिंबल होते हैं, उनमें बहुत सारी मेटल्स ही मौजूद हैं। नॉन मेटल केवल 11 हैं, जबकि कुछ मेटलाइट्स भी हैं। ठीक है, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे अलग यहाँ पर बात चल रही थी इम्प्योर की, तो इम्प्योर मिक्सचर आता है, और मिक्सचर है होमो और हेट्रो। अब ये मिक्सचर इम्प्योर क्यों होता है? उसका रीज़न ये है कि जहाँ इसमें जो यूज्ड एलिमेंट हैं उनका रेशियो फिक्स होता है, इसलिए कंपाउंड प्योर होते हैं। बट अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर में जो आप उसके कंपोनेंट यूज़ करते हो मिक्सचर बनाने के लिए, उनका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, इसलिए वो इम्प्योर होते हैं। बट ये होमो हेट्रो क्या है? जैसे मान लीजिए आपने मिक्सचर का मतलब मिक्स करना हुआ, आपने लिया वाटर और इसमें आपने मिलाया शुगर, तो आप देखेंगे डिज़ोल्व होने के बाद आप ना तो वाटर के पार्टिकल्स कहाँ पर हैं या शुगर के पार्टिकल्स कहाँ पर है, आप जो है सेपरेट उनको देख नहीं सकते। तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपने शुगर को बॉटम डाला तो कुछ देर बाद शुगर के पार्टिकल्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर गए वाटर के अंदर। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जहां आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप नहीं बता सकते कि कौन से कंपोनेंट के पार्टिकल्स कहाँ पर हैं। ठीक है, तो वो आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन कराएगा। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है ना, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, हेट्रोजीनियस क्या है? हेट्रोजीनियस में आप जब ये मिक्सचर तैयार करेंगे, जैसे आपका चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर प्लस वाटर, या फिर सैंड है आपका, सैंड रेत, सैंड और वाटर, आपने इनको आपस में मिक्स किया, लेकिन आप देखेंगे कि आपको सैंड के पार्टिकल्स इजीली आप उन्हें देख सकते हैं कि कहाँ पर हैं। और अगर आप कुछ देर अगर उसे डिस्टर्ब ना करें मिक्सचर को, तो सैंड के पार्टिकल्स या चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स है बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको यू कैन सी सेपरेटली इन द मिक्सचर। दैट्स वाई here is a not uniform distribution. तो this type of mixture is called heterogeneous. ठीक है, तो ये आपने पढ़ा मिक्सचर के बारे में। और इसमें हम अगर देखें तो कुछ और भी चीज़ें हैं। तो जैसे मैं क्लियर कर दूं बच्चों, हेट्रोजीनस में अगर आप एक बीकर में चॉक पाउडर और वाटर का मिक्सचर तैयार करते हैं और उस पर टॉर्च डालते हैं एक अंधेरे रूम में, तो आप देखेंगे लाइट का पाथ जो है कुछ इस तरीके, देखिए जैसे ये बीकर है और आपने इसमें जो है चॉक पाउडर घोल रखा है और आप इस पर एक टॉर्च से डालते हैं रोशनी, कुछ इस तरीके से, ये टॉर्च है, तो आप देखेंगे कि इसका पाथ विजिबल होगा, इसका पाथ जो है वो विजिबल होगा। तो अगर पाथ विजिबल हो रहा है तो इसका मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, और अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा हेट्रोजीनस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को आप और भी उसमें देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में, जिसे हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सर्दियों में कई बार आपके घरों में धूप आती है तो आप देखते हैं वहाँ पर एक इस तरीके का ट्रायंगल फॉर्म में लाइट आती है, किसी होल से या किसी दरार से, किसी है ना आपके रोशनदान से, जहाँ से भी हो, तो इस तरीके का फिनोमिना बनता है, सबने देखा होगा। तो इसमें हम हाथ देखते कि डस्ट के पार्टिकल दिखाई पड़ते, कई बार बच्चे इसमें थोड़ा इसे खेलते भी हैं बचपन में। तो ये क्या है, ये टिंडल इफेक्ट है। ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि इसका पाथ विजिबल दिखाई पड़ रहा है इस टाइप का। और ये पाथ विजिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डस्ट के पार्टिकल हैं उससे सनलाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर दिया है। तो ये जो फिनोमेना आपको देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में हीट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनने के कारण आपको दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद मैं आपको जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर, इसमें एलिमेंट, कंपाउंड, और इम्प्योर में मिक्सचर, दो टाइप के, हीट और होमो। तो इसका ना मैं आपको ना एक फ्लो चार्ट स्क्रीन पर दे दूंगा, या आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो प्लीज़ आप उसे देखिए, उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और उसको आप चाहें तो अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।